एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 25 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाल ही में चीन ने अपना पहला सफल मार्स प्रोब लॉन्च किया है। आखिरकार चीन ने कर ही दिया। तो उसका नाम है तियानवेन। ठीक है, तियानवेन 1। ओके, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या है। ये जो मार्स है, सॉरी, ये जो आपका मिशन है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो वो आपका नाम इसमें दिया गया है चीन के वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तियानवेन 1 को चीन के सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। चीन ने इससे पहले 2011 में भी एक मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम था यिंग हुओ 1। अजीब अजीब से नाम है वहाँ के मिशंस के भी, यिंग हुओ 1। ठीक है, तो वो मिशन लॉन्च किया था, वो विफल हो गया। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा कौन से कंट्रीज़ हैं वो जान लेते हैं हम कि इससे पहले कौन से कंट्रीज़ ने अपना मंगल पर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो वो है आपका अमेरिका, रूस, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, और ये आपका यूरोपीय संघ। ठीक है, चलिए उसके बाद इसके अलावा और क्या क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो वी शुड नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तियानवेन। ओके, यही नाम क्यों रखा उन्होंने। देखिए वहाँ पे कोई पोयम है, इतना मेरे को नहीं पता, उसको कोई पोयम है, उस पोयम में ये नाम है तियानवेन, ये वर्ड है, और उस वर्ड का मीनिंग है स्वर्ग से सवाल पूछना। ठीक है, चलिए किसी क्वेश्चन, ये किसी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्टिंग चीज़ है इसलिए। ठीक है, बाकी ये जो प्रोब होगा इसमें क्या होगा, 3 हिस्से होंगे इसमें। ठीक है, और वो 3 हिस्से कौन से इसमें होंगे, इसके ऑर्बिटर होगा, उसके बाद इसका लैंडर होगा और रोवर होगा। ठीक है, इसमें से जो ऑर्बिटर है ना, वो ही आपका जो रेड प्लेनेट है, यानी कि मंगल ग्रह में जाके उसको उस कक्षा में उसको स्थापित किया जाएगा, और वही पूरा वर्क करेगा, यानी कि जो भी स्टडी करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वही करेगा। ओके, चलिए बाकी इसमें क्या क्या लगाया गया है। इसमें 6 पहियों वाला एक रोबोट लगाया गया है, और 4 सोलर पैनल, जो सौर पैनल हैं वो भी लगाए गए हैं इसमें। ठीक है, इसको लॉन्च किससे किया जाएगा, हेनियान नाम की एक रॉकेट है, उससे इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, बाकी कब तक ये पहुंच जाएगा, तो ये फरवरी तक, यानी कम से कम 7 महीने तो लगेंगे इसको उस कक्षा में स्थापित करने में, तो तब तक वहाँ पर ये पहुँचेगा। देखिए चाइना चाहता क्या है, चाइना की इच्छा है कि ये जो मिशन है वहाँ पर एकदम इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जानते हो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए क्या चाहिए, वो जो सतह होती है ना वो एकदम प्लेन होनी चाहिए, तभी वो सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती है। ये मिशन करेगा क्या वहाँ पर जाकर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑर्बिटर है वो सारी जितनी भी स्टडी करेगा ऑर्बिटर ही करेगा। मीन्स टू से कि जो रेड प्लेनेट है वहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस किस तरीके से गायब हुई, पानी की क्या व्यवस्था, पानी का क्या सिस्टम है वहाँ पर, किस तरीके से क्या सिचुएशंस हैं, चट्टानों की क्या सिचुएशन है, मिट्टी की क्या सिचुएशन है, वो सारी चीज़ों की स्टडी, बाहर की, अंदरूनी, ये सारी चीज़ों की स्टडी ऑर्बिटर करेगा, यानी कि ये इस मिशन के द्वारा उसकी स्टडी करना है। ठीक है, मार्स की, ओके, मार्स की सतह की। ठीक है, अभी इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। मैंने अपनी वीडियो में वैसे बताया था, यूएई ने अपना पहला मिशन लॉन्च किया था, पहला सैटेलाइट, जिसका नाम था होप। ठीक है, उसका भी सेम प्रोसेस था, उसने भी उसका भी मतलब जो लक्ष्य था वो यही था कि मार्स की सतह की स्टडी करना। ठीक है, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया भी था। चलिए बाकी अब जान लेते हैं कि इससे पहले किन किन कंट्रीज़ ने किया है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें लिखा हुआ है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में क्या एक ख़ास बात है, इंडिया खास तो है ही, आपका कंट्री है इसलिए ख़ास है। तो उसमें क्या है कि इंडिया जो है पहला एशियन कंट्री बना था ये मिशन सफल प्रक्षेपण करने वाला। ठीक है, यानी कि मंगलयान पर सफल प्रक्षेपण करने वाला पहला एशियन कंट्री इंडिया ही बना था आपका। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ खास जानने के लिए नहीं है, इतना ही है। आई होप यू गॉट इट वेल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने भारत की पहली ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली को विकसित किया है। ठीक है, तो वो है आपकी दिगंतरा। ठीक है, जिसका पूरा नाम है दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसने इसको विकसित किया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो सिस्टम है ना, ये LIDAR यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक पर काम करता है। ठीक है, ये पूरा जो सिस्टम है, अब ये क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। ये सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों को अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक और मैप करने में मदद करेगा। भविष्य में क्या करेगा, इससे क्या हेल्प होगी,
तो वो अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रमुख खतरों को कम करने में सहायता करेगा। ओके, दिगंतरा जो कंपनी है वो भारत की पहली वायु और अंतरिक्ष निगरानी कंपनी है। इस कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपीस दिए हैं इस पूरे सिस्टम को विकसित करने के लिए, ठीक है, ये पूरे कार्य को करने के लिए 25 लाख रुपीस दिए हैं। बाकी अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कंपनी है, क्या ये पूरा कार्य है, कौन इसको डेवलप कर रहा है। ठीक है, देखिए ये जो दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है, इसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? अनिरुद्ध शर्मा। ठीक है, अनिरुद्ध शर्मा कौन है वो भी बता देती हूँ। ये एक स्टूडेंट हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, बीटेक कंप्यूटर साइंस के ये एक स्टूडेंट है, तो उन्होंने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, उनकी पूरी टीम है और वो पूरी टीम जो है ये ऑर्बिट स्पेस डेब्रीज मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम, उन्होंने ये पूरा सिस्टम डेवलप किया है। इस सिस्टम से क्या होगा कि जो स्पेस है ना, यानी कि जो अंतरिक्ष है उसमें जो डेब्रीज है, डेब्रीज मीन्स टू से कि मलबा जो होता है ना उसको डेब्रीज बोलते हैं, डेब्रीज जो होता है उसकी मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, मॉनिटरिंग करने के बाद इससे प्रॉफिट क्या, मतलब सॉरी, इससे क्या हेल्प होगी कि जो भी इंसिडेंट वहाँ पर हो जाते हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकता है। ठीक है, जो भी हमारे स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, उनके साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको इससे रोका जा सकता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। जो नासा है ना, यानी कि जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, उसने एक स्टडी की थी और उसमें उसने पता लगाया था कि जो हमारा अंतरिक्ष है, यानी कि जो स्पेस है, वहाँ पर कम से कम 5 लाख, समझ रहे हो आप, 5 लाख से भी ज़्यादा वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी छोटे छोटे भी टुकड़े हैं, यानी कि जो मलबा है, जो डेब्रीज है वो वहाँ पर है। और उससे क्या होता है कि जो भी स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हानि हो रही है उससे। ठीक है, तो वैसे एक बात कहूँ कि ये जो मतलब वहाँ जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना जो स्पेस में, उनको तो आपके जो टेलीस्कोप्स होते हैं, रडार होते हैं या सेंसर होते हैं, उनसे उनको हटाया जा सकता है, यानी कि उनको ट्रैक किया जा सकता है। बट यहाँ दिक्कत क्यों इसको विकसित किया है? क्योंकि दिक्कत ये थी कि जो वहाँ पर ना काफ़ी छोटे छोटे भी टुकड़े हैं, यानी कि 10 सेंटीमीटर से भी छोटे टुकड़े हैं। समझ रहे हो आप कितने छोटे होंगे? और कितने हैं? कम से कम 100 मिलियन से भी ज़्यादा हैं वो डेब्रीज। ठीक है, तो उनको ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम की नीड तो होगी ही, इसलिए इसको विकसित किया है। अब ये जान लेते हैं कि इससे क्या होगा। देखिए अभी क्या है, मैं फिर आपको एकदम बिल्कुल ईजीली समझा देती हूँ। अभी हाल ही में आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ की जो स्पेस एजेंसीज़ हैं वो अपने सैटेलाइट्स को, अपने जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं वो सारे लॉन्च कर रही हैं। ठीक है, लॉन्च तो वो कर रही हैं, लेकिन उसके साथ में जो सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए ना उसको एक मतलब जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो नहीं है कोई भी, अभी भी वो कोई विकसित नहीं किया गया है। इसी वजह से क्या होता है कि जो लॉन्चिंग होती है, लॉन्चिंग के बाद वहाँ स्पेस में कुछ ना कुछ जंक रह जाता है। समझ रहे हो, वो जंक रह जाता है और वो जंक क्या करता है बाद में, लॉन्चिंग के बाद वो जंक हाइपर वेलोसिटी से वो मूव करता रहता है। ठीक है, जैसे ही वहाँ पर वो मूव करता रहता है, उसके बाद अगर आप कोई दूसरा सैटेलाइट्स वहाँ पर या फिर कोई स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करते हैं तो उससे वो टकरा जाता है। टकराने के बाद हो गया नुकसान। ठीक है, वो जो टकरा जाता है, तो इसी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं, यानी कि अभी जैसा कि नासा की एजेंसी ने वो स्टडी की है, तो काफ़ी सारा नुकसान उनसे हो रहा है। ठीक है, तो ये उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको भी वहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है इस वाले सिस्टम की हेल्प से। ओके, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका 23 जुलाई को मनाया जाता है। पहला जो प्रसारण हुआ था वो हुआ था आपका 1927 में। मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी थी जिसका नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। ठीक है, इतना ही है, इसमें कुछ खास करने के लिए नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है सुनना। ठीक है, और डेमोक्रेटिक कंट्री है आपकी इंडिया, तो भैया सुनना और ये तो ब्रॉडकास्टिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है? तो वो है आपका निकारागुआ। ठीक है, ये 87वां देश बन गया है। यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि ये आखिर क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, कि आखिर ये क्या फ्रेमवर्क है, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। देखिए ऐसा है कि जितने भी कंट्रीज़ जिनके जो सौर ऊर्जा से संपन्न है, ठीक है, उनकी एक संधि है ये, मतलब उनके द्वारा एक संधि पर आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है ये। ठीक है, अब इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इंडिया और फ्रांस ने इसकी शुरुआत की थी। और कब की थी? 30 नवंबर 2015 को। पेरिस जलवायु समझौता आपने सुना होगा उसके बारे में, तो COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, कॉप की जो फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, उसी दौरान
इस समझौते को किया गया था। 2 कंट्रीज़ हैं, नाम याद रखिए, आपका भारत भी शामिल है तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। इन्होंने इसको इस समझौते की शुरुआत की थी। बाकी अब जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ शामिल होती हैं। देखिए, जो आपकी कर्क और मकर रेखा है ना, उसके आसपास या फिर उससे थोड़ी दूरी पर या फिर उसी के पास जो भी कंट्रीज़ हैं, कम से कम 121 देश हैं ऐसे जो वहाँ पर स्थित हैं, वो इस संगठन के सदस्य हैं, ठीक है। तो यानी कि क्यों हैं, क्योंकि पता है वो वहाँ पर सूर्यताप ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए तो वो सोलर एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा संपन्न है, तो उनको वो इसके सदस्य हैं, ठीक है। बाकी इसका लक्ष्य क्या है मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट, कि कम से कम 1000 गीगावाट से अधिक और उत्पादन क्षमता की वैश्विक तैनाती करना। दूसरी चीज़, 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए इन्होंने 1000 बिलियन डॉलर की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। ये इनका लक्ष्य है। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि एक ख़ास बात इसमें क्या है, कि ये पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, कौन पहली है, सॉरी, ठीक है। इसके ये भी जान लेना ज़रूरी है कि अगर इंडिया में है तो कहाँ पर है, तो वो गुरुग्राम में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। गुरुग्राम मतलब हरियाणा में, आप जानते ही होंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो है आपका एम्स नागपुर, ठीक है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मैं इसको बता देती हूँ ये क्या करेगा। देखो, काफ़ी सारे ऐप लॉन्च किए गए हैं अभी अभी, और वो ऐप मतलब किस लिए लॉन्च किए गए हैं कि आप आरोग्य सेतु ऐप को ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल, कि जो भी आपकी इस डिजीज से यानी कोविड-19 से जो भी इन्फेक्टेड पर्सनस हैं उनको किस तरीके से ट्रैक किया जा सकता है ना, किस तरीके से उनके बारे में पता लगाया जाएगा। तो उनमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं ना उन ऐप्स में, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसको विकसित किया है, ठीक है, स्मार्ट रिस्ट बैंड को। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता कितनी होगी, तो इसकी क्षमता तो 3 मेगावाट है, ठीक है। बाकी इसके बारे में जान लेते हैं। यह वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन जो पहल है उसका हिस्सा है ये। भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला में 3 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई है, ठीक है। कहाँ पर की गई है ये नाम याद रखना आप, एझीमाला, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष है। देखिए, कल भी एक ऐसी ही न्यूज़ थी, सो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग न्यूज़ हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ अलग से आपको बताया नहीं है। हाल ही में किसने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो वो हैं आपके स्टीव वॉ, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ये कौन है, ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। बस इतना ही है इनके बारे में जानने के लिए। पुस्तक और उनका लेखक का नाम याद रखिए बस, इसमें कोई आपको अलग से कोई जीएस का फैक्ट तो है नहीं जो मैं आपको बताऊंगी। हाल ही में किस देश ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आपके प्यारे पाकिस्तान ने लगाया है इस पर प्रतिबंध। और क्यों लगाया है वो उनका मानना है कि ये इस्लाम के खिलाफ़ है, इस्लाम विरोधी है ये गेम। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि पबजी के कारण काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया है इस वजह से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान को किस मिसाइल से लैस करने की तैयारी में है। कौन है तैयारी में बताइए ज़रा, भारतीय वायुसेना, ठीक है। तो उसका मिसाइल का नाम क्या है, वो है आपकी हैमर, ठीक है। हैमर है उस मिसाइल का नाम। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसा करने से होगा क्या कि राफेल की मारक क्षमता में और भी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। वृद्धि क्यों हो जाएगी अब ये भी जानेंगे आगे, क्यों कर रही है इंडिया ऐसा, ठीक है, कर रहा है इंडिया। हैमर का पूरा नाम क्या है, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है हैमर जो है। मैं भी ऐसे ही सोच रही थी हैमर एक ही नाम है, लेकिन ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म ये है इसकी, ठीक है। यह मिसाइल एक मध्यम रेंज की एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसे फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिज़ाइन व निर्मित किया गया है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। हैमर के बारे में तो आपने थोड़ा सा पढ़ ही लिया है क्या है। देखो, हैमर जो है इंडिया के पूर्वी लद्दाख जैसे मतलब जो पहाड़ी इलाका है वहाँ का, वहाँ मतलब जितने भी स्थान हैं उसके उनमें भी मतलब किसी भी प्रकार का जो भी वहाँ पर इलाका होगा,
कितना भी कठोर इलाका हो, कितना भी वहाँ पर कठिनाई बड़ा रास्ता हो, तो उसे नष्ट करने में आराम से उसकी क्षमता मतलब ये जो हैमर है इंडिया को ऐसी क्षमता देगा कि वहाँ ऐसे स्थानों को नष्ट किया जा सके। ठीक है, पूर्वी लद्दाख की बात हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हैमर की क्षमता के बारे में तो जान लेना ज़रूरी है। देखो 3 मीटर लंबी है ये, और इसका वजन है 330 किलोग्राम इसका वजन है। ठीक है, आखिर ये कर क्या सकती है, इसकी शक्ति के यानी कि इसकी क्षमता के बारे में जान लेते हैं। देखो अगर इसको ऊंचे स्थानों पर, यानी कि मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा ऊंचे स्थान है, वहाँ पर अगर इसको रखा जाता है तो कम से कम ये 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। और अगर कम ऊंचे स्थानों पर इसको रखा जाता है तो ये 15 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ठीक है, ये इसकी खासियत है। अब बात करते हैं, अच्छा कितने, मतलब एक राफेल विमान में कम से कम 6 मिसाइल को ऐसी 6 मिसाइलों को यूज़ किया जा सकता है ये। ठीक है, चलिए अब राफेल के बारे में इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ। वैसे राफेल जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, तो पूरा तो मुद्दा मैं नहीं समझाऊंगी आपको। हाँ, ये बता देती हूँ कि जो राफेल है इंडिया एंड फ्रांस के मध्य में सितंबर 2016 में एक 36 राफेल विमानों की एक मतलब आपूर्ति के लिए कम से कम 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा पर एक रुपए के लिए एक समझौता हुआ था। उस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 36 राफेल विमानों पर। ठीक है, तो ये था राफेल विमान का पूरा समझौता। बाकी अब ये जानते हैं हम थोड़ा सा कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है ना, मतलब हैमर का यूज़ कर रहा है, राफेल विमान का यूज़ कर रहा है, कुछ तो बात होगी। तो देखो ऐसा है कि प्रेजेंट टाइम में आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा है। तनाव कहाँ चल रहा है, LAC पर। ठीक है, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, हिंदी में बता देती हूँ मैं आपको। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है। तो कुछ नहीं, बस इतना है कि इंडिया जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इन फ्यूचर उनको फेस करने के लिए अपनी पूरी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। बस इतना उसका मोटिव है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहले से कोई युद्ध करने नहीं जा रहा है वो। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी, कुछ छूटा तो नहीं है ऊपर, हाँ यही है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की टॉप 50 कंपनियों में शामिल हो गई है। तो वो आपकी रिलायंस है। ठीक है, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बाजार मूल्यांकन 13 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने के साथ ही वह दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एशिया में रिलायंस शीर्ष 10 में आती है। इस श्रेणी में 1700 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके साथ क्रमशः एप्पल सेकंड नंबर पर है, माइक्रोसॉफ्ट थर्ड नंबर पर है, अमेज़न और अल्फ़ाबेट गूगल का स्थान आता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट यानी गूगल। चलिए, तो इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए। रिलायंस का नाम याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है बाई चांस, और इसमें जो फर्स्ट नंबर पर है उस कंपनी का भी नाम याद रखना आप। ठीक है, सऊदी अरामको। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप यू गॉट इट वेल। आपको वीडियो पसंद आई होगी, पूरी वीडियो देखा करें तभी आपको कुछ समझ में आएगा। मैं ये बोल भी तो लास्ट में रही हूँ, तो आप स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था जिससे आप पूरी वीडियो देखते। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।